हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का फोर्थ चैप्टर, यानी कि फोर्थ चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द मार्केट एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। यानी कि स्टूडेंट्स, हम बाजार को, मार्केट को पढ़ेंगे एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट, कि मार्केट है क्या। आप सभी को पता है कि मार्केट क्या है। भले ही उसके अलग अलग जो स्ट्रीम है, अलग अलग, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे सोशियोलॉजी, उसमें सभी में इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। अपने जो इनका डिपार्टमेंट है उसके अनुसार इनका जो मतलब जो है वो निकाला जाता है। लेकिन अगर सीधी सरल भाषा में बताया जाए कि मार्केट क्या है, तो आप सभी को पता है कि हम मार्केट को रोज़मर्रा के जीवन में इस शब्द का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। वो किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। हमें पता है कि हमें कोई भी ज़रूरत का सामान अगर ख़रीदना होगा तो हम बोलते हैं कि बाज़ार से लेने के लिए जा रहे हैं या हम बाज़ार से लाए हैं। तो अगर सीधी सरल भाषा में हमारे अनुसार अगर बाज़ार को हम देखें तो हम बोलेंगे कि बाज़ार वो जगह है जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, यानी कि जहाँ जाकर हम चीज़ों को खरीदते हैं, चाहे वो सब्जी हो, कपड़ा हो, या फिर ज्वेलरी या कुछ और सामान। तो इस तरह से हमारे लिए बाज़ार वो जगह हो गई जहाँ पर से हम सामानों की करते हैं, खरीदारी करते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए, जो दुकानदार हैं, जो वहाँ पर बेचने वाले लोग हैं, तो उनसे अगर पूछा जाए सीधी आसान भाषा में, तो उनके लिए बाज़ार वो जगह है जहाँ पर वो सामानों को बेच सकते हैं या बेचते हैं। तो इस तरह से बाज़ार वो जगह है जहाँ पर कुछ लोग सामान बेचने के लिए आते हैं और कुछ लोग इकट्ठा होते हैं सामान खरीदने के लिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जहाँ पर चीज़ों को बेचा या खरीदा जाता है वो बाज़ार है। अब समझते हैं स्टूडेंट्स हम बुक के अकॉर्डिंग कि बाज़ार क्या है। आपके सोशियोलॉजी में और आपके इकोनॉमिक्स में बाज़ार क्या है उसको आसान भाषा में और बुक के अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स इज एम्ड at understanding and explaining how markets work in modern capitalist economies. For instance, how prices are determined, the probable impact of specific kinds of investment, or the factors that influence people to save or spend. So, what does sociology have to contribute to the study of markets that goes beyond what economics can tell us? यानी कि जो इकोनॉमिक्स की जो स्टडीज़ है, जो उसके उद्देश्य, जो उसका एम है, वो इस बात को समझने में या इंटरप्रिटेशन में, व्याख्या करने से है कि जो ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो ये आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें बाजार किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे जो प्राइसेस हैं किस तरह से वे तय होते हैं, किसी विशेष प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट की जो संभावित जो असर है, वे कौन से कारक हैं जो लोगों को खर्च करने और पैसे बचाने के लिए प्रभावित करते हैं। इसीलिए सोशियोलॉजी में जो स्टडी करेंगे हम, यानी कि जो सोशियोलॉजी में मार्केट की जो स्टडी है, वो ऐसा क्या योगदान दे सकती है जो इकोनॉमिक्स नहीं दे पाए, यानी कि जिससे कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र जो है अछूता रह गया, वो ऐसा सोशियोलॉजी उसके बारे में क्या बताएगा। तो मैं बताऊं आपको स्टूडेंट्स की क्या बताएगा। स्टूडेंट्स, आप सभी ने जाना कि इकोनॉमिक्स की स्टडी मार्केट के बारे में क्या होती है, और जब बात आती है सोशियोलॉजी की कि सोशियोलॉजी क्या स्टडी करेगा इसमें, तो आप सभी को पता है कि अगर सीधी सी बात पूछी जाए कि सोशियोलॉजी है क्या, तो 11th क्लास में जैसे कि आपने पढ़ा है कि सोशियोलॉजी को अगर सीधी भाषा में समझाएं तो वो स्टडी ऑफ सोसाइटी है, यानी कि समाज का अध्ययन करना है।
और समाज क्या है? समाज आप सभी को पता है, आप 11th क्लास में पढ़ के भी आए हैं कि समाज वो एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप है पीपल का, यानी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल जहां लोगों में किसी न किसी तरह का एक दूसरे से संबंध होना जरूरी है। यानी कि हम केवल व्यक्तियों के समूह को हम समाज नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता भी है उनके बीच कोई संबंध होना जरूरी है। वो संबंध चाहे तो ब्लड रिलेशन हो या कोई अन्य किनशिप यानी कि रिश्तेदारी, नातेदारी, या फिर जाति के आधार पर कास्ट बेस्ड, या रिलीजन बेस्ड, या नेशनलिटी के आधार पर कोई संबंध उनमें होना जरूरी है, तो वो होता है समाज। यानी कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है किसी भी तरह के रिलेशन में, किसी भी तरह के बॉन्डिंग में, किसी भी तरह के कनेक्शन में, तो उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। और जो ये विद्वान जो लोग हैं उनके अनुसार एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए सोसाइटी को, जैसा कि उन्होंने किया है, तो उन्होंने बताया है कि सोसाइटी यानी कि समाज जो है वो संबंधों का जाल है, और उन संबंधों की स्टडी सोशियोलॉजी है। यानी कि मेन जो है वो उनके बीच में कनेक्शन, जो रिलेशन है वो मेन है, उसी की स्टडी के लिए सोशियोलॉजी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम मार्केट में क्या पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि सोशियोलॉजी का मतलब ही उन कनेक्शंस, उन रिलेशंस, उन बॉन्डिंग को समझना, पढ़ना है, उन संबंधों को जानना है। तो हम मार्केट में भी ऐसा ही करेंगे जैसे वे बायर्स, अभी तो आपने ये समझा कि मार्केट है क्या हमारे लिए, बायर्स और सेलर्स जहाँ इकट्ठे होते हैं वो मार्केट है। तो बायर्स में आपस में किस तरह का रिलेशन है, यानी कि किस तरह की जो वहाँ पर गैदरिंग होती हैं वे किस तरह से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। एक अगर पर्टिकुलर टेरिटरी के हिसाब से आप अगर मार्केट देख लो, जैसे कि कोई ट्राइबल मार्केट हो गई, या कोई जाति विशेष की मार्केट हो गई, या स्थान विशेष की मार्केट हो गई, तो वहाँ किस तरह के लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं एक दूसरे के साथ, बायर्स के रूप में किस तरह से ट्रीट करते हैं एक दूसरे के साथ सेलर्स के रूप में, और एक दूसरे के यानी बायर्स और सेलर्स किस तरह से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, उसी को समझना सोशियोलॉजी है मार्केट के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट को हम किस तरह से स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। वैसे जो मार्केट के बारे में और इकोनॉमिक्स में जो सबसे अच्छा योगदान जो माना जाता है एडम स्मिथ का, जैसा कि आप सेकंड पॉइंट पर देख पा रहे होंगे एडम स्मिथ लिखा है, तो हम इसमें इकोनॉमिक्स जितना तो एडम स्मिथ को नहीं पढ़ेंगे इसमें, लेकिन उनके द्वारा जो बताए गए, जो उनकी बुक लिखी गई द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें से कुछ एक चीज़ों को इस चैप्टर में लिया गया है जिनको कि आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले तो मैं जरा सा बता दूं, आप सभी को पता होगा वैसे कि एडम स्मिथ के कौन है ये। तो एडम स्मिथ जो है एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे स्टूडेंट्स। एडम स्मिथ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि राजनीतिक अर्थशास्त्री जो है वो एडम स्मिथ थे, जिनका कि जन्म 1723 में हुआ था और इनकी डेथ जो है 1790 में हुई थी। यानी कि 1723 में इनका जन्म और मृत्यु इनकी 1790 में। और इनकी जो फेमस बुक है वो द वेल्थ ऑफ नेशंस हैं, जिनमें से कुछ एक चीज़ों को इस चैप्टर में लिया गया है जिनकी स्टडी हम करेंगे, जिनको हम समझेंगे। उनमें से सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा है अनसीन फोर्स, और दूसरा लाइसेंस फेयर। यानी कि अनसीन फोर्स क्या है और लाइसेंस फेयर क्या है, इसको हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, सीधी सरल आसान भाषा में आपको बता दूं उसके बारे में। अनसीन फोर्स क्या है स्टूडेंट्स? अनसीन फोर्स जो एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ अनसीन फोर्स जो उन्होंने बताया है वो बताया है कि जो ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें होता क्या है कि हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंडिविजुअल अपने फायदे के लिए, ओन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए काम करता है। और वो जैसे ही डेवलप होता है
तो उसके डेवलपमेंट का जो फ़ायदा है वो पूरी सोसाइटी को मिलता है। यानी कि हर कोई इंडिविजुअल्स अगर डेवलप होगा, अपने आप में सुधार करेगा, अपने ओन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, तो जैसे ही उसको फ़ायदा होगा तो एक तरह से पूरी सोसाइटी को, पूरे नेशन को फ़ायदा होगा। तो वो इसका कहने का मतलब एडम स्मिथ का ये है कि वो सीधे प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से सोसाइटी के लिए या नेशन के लिए काम नहीं कर रहा, वो उसके फायदे के लिए काम नहीं कर रहा, वो फायदा कर रहा है सिर्फ अपना, वो अपने स्वार्थ के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। लेकिन उसके जो उसका डेवलपमेंट है, जो उसका फायदा होता है, उस फायदे में पूरे समाज का फायदा छुपा होता है, निहित होता है। यानी कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो है इसमें काम करती है कि आदमी अपने लिए काम करता है और पूरी सोसाइटी का उससे फायदा हो जाता है। तो इसे बोला है एडम स्मिथ ने अनसीन फोर्स, और उस अदृश्य शक्ति, उस अदृश्य हाथ को बोला है उन्होंने इनविजिबल हैंड। यानी कि भले ही कोई सीधे प्रत्यक्ष रूप से सोसाइटी के लिए नहीं, अपने लिए कार्य करता है, फिर भी पूरी सोसाइटी को उससे फायदा पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं अनसीन फोर्स या इनविजिबल हैंड। और दूसरा लाइसेंस फेज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका कि मीनिंग होता है लीव अलोन, या जो है लेट इट बी। यानी कि लीव अलोन मीन्स कि अकेला छोड़ देना, लेट इट बी इसको ऐसे ही रहने देना, यानी कि ज़्यादा से छेड़छाड़ नहीं करना। तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है, और उसका अर्थ जो है वो मैं बताता हूँ आपको। एडम स्मिथ ने बताया था कि सबसे अच्छा मार्केट जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें सबसे अच्छा जो मार्केट होगा वो फ्री मार्केट होगा। फ्री मार्केट से मतलब उनका है कि जो स्टेट है वो उसमें बहुत ही कम रूल्स रेगुलेशंस रखे, यानी कि उस पर कंट्रोल, प्रतिबंध जो है वो बड़ा ही कम या जीरो या नगण्य जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में वो हो। मार्केट पर स्टेट का या किसी ऐसी दूसरी अथॉरिटी का कब्जा ना हो, तो वो मार्केट ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा डेवलप होता है, जिसको कि फ्री मार्केट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है कि इस किसी मार्केट को अकेला छोड़ देना, वो एक फ्रेंच फ्रेज जैसे कि लाइसेंस फेयर आप देख पा रहे होंगे, वो है जिसका कि मीनिंग है कि मार्केट में प्रतिबंधों को कम करना या बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो स्टूडेंट्स आप समझ तो गए होंगे, अब इसको किताब के अकॉर्डिंग देखते हैं फटाफट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर हालांकि आपको थोड़ा कभी होता है ऐसा कि साफ नहीं दिख पाता, तो मैं इसके साथ ही आपको ये जो ये पेज है इसको भी, इसकी फ़ोटो भी सेंड कर दूंगा। तो इसमें आइए स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? द मोस्ट फेमस ऑफ द अर्ली पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वॉज एडम स्मिथ, who in his book The Wealth of Nations attempt to understand the market economy that was just emerging at that time. Smith argued that the market economy is made up of a series of individual exchanges or transactions which automatically create a functioning and ordered system. This happens even though none of the individuals involved in the millions of transactions had intended to create a system. Each person looks only to their own self-interest, but in the pursuit of this self-interest, the interest of all or society also seem to be looked after. यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं आपको हिंदी में सरल भाषा में, तो राजनीतिक जो अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी जो फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस थी, इसमें बताया गया है कि बाजार की अर्थव्यवस्था का को समझने का जो प्रयास है वो किया गया है,
और स्मिथ ने इसमें बताया है, तर्क दिया है कि जो बाजारी अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के आदान प्रदान या सौदों का एक लंबा क्रम है, जो अपने क्रमबद्धता की वजह से खुद ब खुद एक कार्यशील और स्थिर व्यवस्था की स्थापना करती है। यह तब भी होता है जब करोड़ों के लेन देन में शामिल व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति इसकी स्थापना का इरादा न रखता हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए जो भी वो करता है वो स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। यानी कि व्यक्ति काम तो करता है अपने फायदे के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं समाज का फायदा भी छुपा होता है, निहित होता है, समाज का फायदा हो जाता है। In this sense, there seems to be some sort of unseen force at work that converts what is good for each individual into what is good for society। यानी कि इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल, अदृश्य हाथ जो इन व्यक्तियों का लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। यानी कि जो लाभ की प्रवृत्ति इंडिविजुअल्स थी उसको बदल देता है समाज की प्रवृत्ति में, समाज के लाभ की प्रवृत्ति में। इस बल को यानी कि इस फोर्स को, इस हाथ को उन्होंने बताया है अदृश्य हाथ, यानी कि इनविजिबल हैंड। अनसीन फोर्स को बताया इन्होंने इनविजिबल हैंड। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ये अनसीन फोर्स क्या है, तो यह है इनविजिबल हैंड। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कि जो सेल्फ इंटरेस्ट के इंडिविजुअल्स काम करते हैं वो काम जो है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फायदा जो पूरी सोसाइटी को पहुंचता है। तो जो इस काम को करता है वो अदृश्य हाथ, वही इनविजिबल हैंड है। आइए आगे पढ़ते हैं। This unseen force was called the invisible hand by Adam Smith. Thus, Smith argued that the capitalist economy is driven by individual self-interest and works best when individual buyers and sellers make rational decisions that serve their own interests. Smith used the idea of the invisible hand to argue that society or all benefits when individuals pursue their own self-interest in the market because it stimulates the economy and creates more wealth। यानी कि उन्होंने जो तर्क दिया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयं लाभ से स्वचालित है और यह तब सबसे अच्छा कार्य करती है जब हर व्यक्ति, खरीदार और विक्रेता तर्क संगत यानी कि रेशनली जो है डिसीजंस ले, तर्क संगत निर्णय ले, तर्क संगत फैसले ले जो उनके हित में होते हैं। स्मिथ ने जो इनविजिबल हैंड है उसका विचार में इस तर्क के रूप में प्रयोग किया है। जब बाजार में व्यक्ति स्वयं लाभ के अनुसार काम करता है तो समाज को हर तरह से फायदा होता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है और अधिक समृद्धि उत्पन्न करता है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। फॉर दिस रीजन स्मिथ सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ए फ्री मार्केट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्री मार्केट क्या है। फ्री मार्केट वो है जिसमें कि स्टेट के रेगुलेशंस, जो रूल्स, जो कंट्रोल हैं वो जितने कम हो सकते हैं इतने हो, यानी कि मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए। चलो समझते हैं इसमें आगे बुक के अकॉर्डिंग। दैट इज द मार्केट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रेगुलेशन वेदर बाय द स्टेट और अदरवाइज। यानी कि या तो स्टेट या अदरवाइज कोई अथॉरिटी उस पर जो कब्जा रखता है वो कब्जा ना हो, कम हो, कंट्रोल ना हो, ना के बराबर हो। दिस इकोनॉमिक philosophy was also given the name laissez-faire, a French phrase that means leave alone or let it be। यानी कि जो यही कारण है स्मिथ ने खुले व्यापार का जो है समर्थन किया। एक ऐसा बाजार जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय या अन्य कोई रोकथाम से मुक्त हो। इस आर्थिक दार्शनिकता को, फिलोसफी को
फ्रांसीसी भाषा में लेसे फेयर या लाइसेंस फेयर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए या उसमें जितना कम हो सके हस्तक्षेप किया जाए, इंटरवेंशन किया जाए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म्स हैं वो अनसीन फोर्स यानी कि इनविजिबल हैंड और लाइसेंस फेयर लेसे फेयर वो आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।